Hello student, today we will study People as Resource, Economics, Class 9, Chapter 2. Human as Resource, chapter का नेम है Human as Resource. People who are part of the workforce are called human resource. लोग जो कार्य करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन कहलाते हैं. By contributing in productivity, the human resource plays a significant role in the economy of a country. उत्पादन में कंट्रीब्यूट के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे देश की इकोनॉमी में. Any other resource becomes useful only because of the input by the human resource. कोई भी साधन तभी यूजफुल होता है जब वह ह्यूमन रिसोर्स द्वारा इनपुट किया जाता है. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन. इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. हम ह्यूमन रिसोर्स को हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति आप लोगों ने नाम सुना होगा उसके तहत समझ सकते हैं कि लोगों के द्वारा ही वेल एजुकेटेड लोगों और उनके ग्रुप के द्वारा इसको सक्सेसफुल बनाया गया था. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल yields a return like इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्स. ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से उसी प्रकार रिटर्न प्राप्त होते हैं जैसे अन्य साधनों में. जैसे हम कहीं किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो हमें प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होता है. उसी तरह इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर. ह्यूमन रिसोर्स में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर के द्वारा. अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेल एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्थी होगा तो वो हमारे लिए ह्यूमन एज रिसोर्स बन जाएगा, हमारी इकोनॉमिक के लिए एसेट्स के रूप में आएगा. वहीं अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड, अनहेल्दी होगा तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी. इसका एग्जांपल हम जापान के थ्रू समझ सकते हैं. जापान में नेचुरल रिसोर्स बहुत ही कम है लेकिन फिर भी वहाँ वो एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जानी जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वेल एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन्स रहते हैं. वहाँ पे ह्यूमन जो है वो रिसोर्स के रूप में यूज किए जाते हैं. वो वहाँ की इकोनॉमी के लिए एसेट्स हैं. ए पर्सन विद बेटर एजुकेशन यूजली अर्न बेटर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन. आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा अच्छा अर्निंग करता है क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है और वो हाई पोस्ट या फिर अच्छे पोस्ट के लिए एबल होता है. लेकिन वही अनएजुकेटेड होगा तो वो सिर्फ क्या कर सकता है? एज अ लेबर वर्क कर सकता है या फिर कोई छोटे मोटे अपने बिजनेस कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, लेकिन वो उतनी अच्छी इनकम नहीं कर सकता जितना कि एक एजुकेटेड पर्सन कर सकता है. मोर एवर हेल्दी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिविटी. इसके अलावा जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो ज़्यादा उत्पादक होते हैं या प्रोडक्टिविटी होते हैं. प्रोडक्टिव से मतलब ये है कि वो ज़्यादा वर्कफुल होते हैं, वो ज़्यादा वर्क करते हैं. आपका अगर लेबर या फिर कोई भी पर्सन है वो अनहेल्दी होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो बीमार ही रहेगा, उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो वो आप में ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएगा आपके वर्क में. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं वो वेल एजुकेटेड और ह्यूमन रिसोर्स को हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं. आप देखो अगर हमारा ह्यूमन जो है वेल एजुकेटेड और हेल्दी होगा तो हमारे लिए एसेट्स के रूप में काम करेगा. हमारे लिए मीन्स हमारी इकोनॉमी के लिए, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि एजुकेशन का वैल्यू कौन समझता है? जब गार्जियन एजुकेटेड होंगे तभी वो अपने बच्चे को एजुकेटेड करेंगे. अगर हमारा गार्जियन ही एजुकेटेड नहीं होगा तो वो अपने बच्चों के लिए भी उतना नहीं सोचेगा. तो एजुकेटेड पेरेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड हेंस इन्वेस्ट इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर द चाइल्ड. एक शिक्षित माता पिता या गार्जियन जो होते हैं वही एजुकेशन की वैल्यू को समझते हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं. एजुकेटेड पेरेंट्स आल्सो टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ देयर चाइल्ड. जो एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चे के सिर्फ एजुकेशन पे ही ध्यान नहीं देते, वो उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं कि उनका बच्चा
हेल्दी और स्वस्थ रहे। और वो एक स्वस्थ कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। दिस क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर ह्यूमन कैपिटल। इस तरह से एक अच्छा साइकिल बनता है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल हो अच्छा रहे, हमारा फ्यूचर का नेक्स्ट जनरेशन जो हो वो अच्छा रहे। वहीं दूसरी तरफ अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर अनेबल टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होंगे वो बच्चे के एजुकेशन और हेल्थ पे उतना केयर नहीं देंगे, उन्हें उसके बारे में उतनी जागरूकता ही नहीं होती है कि वो उस चीज को समझ सके। दिस क्रिएट अ विशियस साइकिल इन विच द कमिंग जनरेशन इज ऑफन फोर्स्ड टू रिमेन पुअर। ये एक विषाक्त साइकिल का वो निर्माण करता है या विषाक्त माहौल का निर्माण करता है, जिससे जो आने वाली जनरेशन होती है वो पुरानी जनरेशन की तरह गरीब ही रह जाती है। अब हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। अब देखो ये हमारे देश में जो हमारी एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनसे हम मनी अर्न करते हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, थर्ड टेरियसरी एक्टिविटीज। टेरियसरी एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड टेरियसरी एक्टिविटीज। आर्थिक क्रिया जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है वो क्या कहलाता है? आपका टेरियसरी एक्टिविटीज। इसको हम हिंदी में कैसे समझ सकते हैं? तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरियसरी सेक्टर्स। ये तीनों सेक्टर्स होते हैं जिससे हम अर्न करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी अर्न करती है और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। आपके टेरियसरी एक्टिविटीज में कौन कौन से वर्क आते हैं? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस कम अंडर टेरियसरी एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत बैंक। अब फर्स्ट है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज। अब हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, क्वायरिंग etc आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। वो सारी क्रियाएं जो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, आप लोगों ने सभी कुछ सुना होगा। ये सब जो कार्य हैं वो आपके एक प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्स के थ्रू ही करना होता है। आप अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स मुर्गी पालन जो होता है वो होता है आपका, उसको हम बिना, अगर हमारे पास लैंड ना हो, उसका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो तो हम उसको नहीं कर सकते। फिशिंग के लिए तो आप समझ रहे रिवर का होना जरूरी है, वो भी नेचुरल होता है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब सेकेंड है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज। नेचुरल रिसोर्स आर प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? निर्माण करना। निर्माण के जितने भी कार्य होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के तहत आते हैं। जो हमारी सारी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो पूरी तरह से सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से गन्ना या कोई भी चीज़ अगर उसको प्रोडक्ट करते हो तो उसे सेकेंडरी एक्टिविटीज के थ्रू ही आप यूजफुल बनाते हो। गन्ने को तो आप मार्केट में बेचोगे नहीं, उसको गन्ने से गुड़ या चीनी जो भी बनाना होता है उसके लिए उसको निर्माण करना होता है, तो वो हमारे किसके तहत आते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज के तहत। अब इसी के तहत हम लोग कुछ और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है? व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी। जब कोई वस्तु या फिर सर्विस बाजार में बेचने के लिए बनाया जाता है तो वो मार्केट एक्टिविटीज कहलाता है।